Good morning, everyone. कल वेरिएबल मास रिवाइज कर लिया अच्छे से, सबको क्लियर है क्या क्या हुआ था? ठीक है, फिर उस पे कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग, आज ये खत्म हो जाएगा। तो देखो, हम लोगों ने वेरिएबल मास सिस्टम में क्या देख लिया अब तक कि अगर कोई भी सिस्टम है और उसका मास चेंज हो रहा है ना, चेंज होने को ऐसे दिखा रहा हूँ ना, कांस्टेंट होता तो ऐसे दिखाता ना, चेंज हो रहा है, तो वहां पर इस पे जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे वो प्लस एक एक्स्ट्रा फोर्स लेंगे, थ्रस्ट फोर्स ना, ये सब मिला करके बराबर होगा m इंटू ए के। और m कब का होगा? जिस इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं ना, हर अलग अलग इंस्टेंट पे m चेंज होगा तो a चेंज होगा, सब चीजें चेंज हो रही है यहाँ पे ना। और f थ्रस्ट कैसे निकालेंगे? f थ्रस्ट का हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या देखा? dm बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू जिस स्पीड से उससे मास निकल रहा है या उसमें मास आके ऐड हो रहा है ना, रिलेटिव मास देखना है ना, रिलेटिव मास ऑफ सिस्टम, वो जो मास निकल रहा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। और इसका डायरेक्शन हम कैसे लेते थे? अगर सिस्टम का मास कम हो रहा है तो जिधर को u रिलेटिव आएगा, अगर u रिलेटिव इधर है तो फोर्स जो होगा, थ्रस्ट फोर्स, वो उसके अपोजिट होगा। और अगर मास बढ़ रहा है तो जिधर को रिलेटिव होगा उधर को ही थ्रस्ट फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक ये तो थ्योरी वाला पार्ट था। फिर इस पे हम लोगों ने एक दो प्रॉब्लम किए थे ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड ये लेना है थ्रस्ट फोर्स का, और डायरेक्शन यहाँ से डिसाइड करना है, मास बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अब इस पे कुछ और प्रॉब्लम करने हैं, वो स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई ट्रक है जिसको हमने F4 से खींचना स्टार्ट किया, और इसमें सैंड भरा हुआ है और एक इसमें नीचे होल है जिससे सैंड नीचे गिर रहा है। सैंड के गिरने का रेट है म्यू kg पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड इसकी 0 है और इनिशियल मास विथ सैंड कुछ m0 है। तो हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक एट एनी टाइम t ना। कोई हमने ट्रक लिया हुआ है जिसमें सैंड भरा हुआ है ना, कल हम लोगों ने खाली ट्रक लिया था और सैंड भरा था, तो अब आज वो भरे हुए वाले ट्रक को खाली कर रहे हैं, नीचे होल कर दिया है और एक कांस्टेंट फोर्स से खींचना स्टार्ट किया। u 0 है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 0 है। सैंड के गिरने का रेट म्यू kg पर सेकेंड है ना, सैंड ऐसे यहाँ से वर्टिकली नीचे गिर रही है। इनिशियल मास ऑफ ट्रक विथ सैंड हमें दिया है m0, तो हमें बताना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
एट एनी टाइम t, और ये जो फोर्स दिया है ये कांस्टेंट है। ट्राई करो सभी। सबसे पहले सभी मुझे ये बताओ, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी कोई भी टाइम t पर? मान लो कोई टाइम t पे ट्रक की स्पीड v है, तो उस टाइम पे थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू वी। और कोई? भावेश ने थोड़ा सोचा है, बाकी लोग तो ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। भावेश का फिर भी थोड़ा सही है। देखो यहाँ पर, अगर मान लो कोई टाइम पे ट्रक की वेलोसिटी v है ना, अगर ट्रक की कोई टाइम पे वेलोसिटी v है, तो इससे जब सैंड गिरेगा तो सैंड की वेलोसिटी कितनी होगी? क्या ट्रक की वेलोसिटी उसमें कैरी हो जाएगी? वो यहां से वर्टिकली गिरेगा, तो क्या ट्रक की वेलोसिटी उसमें कैरी होगी? कोई चलती हुई बॉडी से कोई चीज ड्रॉप होगा, तो वेलोसिटी कैरी होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसको किस दिन के लिए याद किया है? आज के लिए ना, जरूरत पड़ने पे याद यूज कर सके। तो जो भी वेलोसिटी से ट्रक जा रहा होगा, सैंड वही वेलोसिटी कैरी होके नीचे गिरेगा, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी आ पाएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स हर बार कितना आएगा? यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, तो थ्रस्ट फोर्स भी 0 होगा ना। हम लोग यहाँ हॉरिजेंटल की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल की नहीं, हॉरिजेंटल की बात चल रही है। तो यहाँ कोई भी थ्रस्ट फोर्स नहीं है। तो कोई भी टाइम पे अगर आप देखोगे, कोई टाइम पे मान लो ये ट्रक की वेलोसिटी v हो चुकी है, उसका मास m हो चुका है, तो कोई भी टाइम पे हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल तो f है, प्लस एफ थ्रस्ट 0 है, बराबर कोई भी इंस्टेंट का मास, मास कितना बोलोगे? m नॉट माइनस म्यू टी। टी टाइम में मास कितना हो चुका है? हाँ, m नॉट माइनस म्यू टी, m इंटू ए कितना हो जाएगा? dv बाई dt।
सबको ये इक्वेशन समझ आई, क्योंकि यही मेन है ना, आगे तो सॉल्विंग होगी। श्रेयस तू बता, लास्ट क्लास में क्यों लिया? लास्ट क्लास और ये क्लास में प्रॉब्लम दोनों अलग अलग हैं। उसमें सैंड बाहर से आ रहा था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, ट्रक की वेलोसिटी v थी। वहां रिलेटिव वेलोसिटी थी। यहाँ सैंड ट्रक से गिर रहा है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। आपको रिलेटिव वेलोसिटी चेक करनी है हमेशा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें v मिल जाएगा ना। सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, f इंटू डी टी, टाइम वाला टर्म उधर कर लेते हैं। भावेश देखो, जैसे ही ये बाहर आएगा उसी इंस्टेंट पे बढ़ेगा। यहाँ पे देखो, इसके बाहर आने की वजह से सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करने के लिए नहीं कुछ भी चेंज हुआ ना। किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो सेम वेलोसिटी कैरी करके बाहर आएगा ना। सेम वेलोसिटी कैरी होके बाहर आएगा तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा ना। और आप मोमेंटम यहाँ कंजर्व है ना, क्योंकि बाहर आके भी वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है जितने से अंदर चल रहा था। तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए आपको v बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। वो बाद में फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सलोनी मास कम हो रहा है, लेकिन मास किधर को कम हो रहा है? देखो, एक तो जैसे एक मास है, वो इधर को जा रहा है और इससे मास इधर को निकला, तो वहां पे इस पे थ्रस्ट लगेगा। लेकिन ये मास इधर जा रहा है, उससे इधर कोई मास अलग होके साथ साथ चलने लग गया, तो कोई थ्रस्ट नहीं लगेगा ना। अलग होकर के अगर उसके साथ साथ चलोगे तो मोमेंटम तो कंजर्व ही रहा ना, फिर क्यों थ्रस्ट लगेगा? जब पीछे को जाता है तब थ्रस्ट लगता है ना। सलोनी समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? साथ साथ चल रहा ना इस बार। इस बार पीछे को नहीं गया है। रितेश क्या कर रहा है ये? आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है हमेशा ना, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है और किधर को है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखो श्रेयस, लास्ट सम में क्या था? ट्रक जैसे आगे को v से जा रहा है और सैंड ऊपर से आ रहा है, तो सैंड की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है? 0। सैंड की इधर वाली स्पीड जो है वो 0 है, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव स्पीड आएगी। लेकिन इस सम में क्या है, ट्रक आगे को v से जा रहा है और सैंड जो निकल रहा है वो भी आगे को v से जा रहा है, तो रिलेटिव 0 है यहाँ पर। यहाँ पे ये v है, वहां पे ये v नहीं था। सैंड सीधे नीचे गिर रहा था रेस्ट से। समझ आया श्रेयस क्या बोल रहा हूँ? रिलेटिव वेलोसिटी आपको चेक करना है। एक में सैंड वर्टिकली गिर रहा है, ट्रक वी से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पीछे को वी दिख रही है। और इसमें जब सैंड गिर रहा है तो वेलोसिटी कैरी हो जा रही है ना, तो दोनों वी से चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जा रही है। श्रेयस, बाद में क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है। हमें जब निकलता है उस टाइम पे ही देखना रहता है क्या है, उसके बाद तो अब बाहर से और फोर्सेस लगे, उसका इफेक्ट जो निकले हुए सैंड पे आएगा ना। हमें अभी जो निकला उस सिस्टम को देखना है ना, जो निकला और जो बचा हुआ सिस्टम उसमें क्या हो रहा है। बाद में ये जाके कोई से टकराया, वो सब अलग चीजें हैं। अबे चवन, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा था? अब तू अनम्यूट करके बता मुझे क्या नहीं समझा तुझे। कल इतनी बड़ाई की मैंने तेरा, बाबा रामदेव के च्यवनप्राश का भी, आज तूने सब गड़बड़ कर दिया।
हाँ, मोमेंटम नहीं कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम नहीं कंजर्व हो रहा है। देखो यहाँ पे हम दो चीजें सोचेंगे, एक तो फोर्स का इफेक्ट वो हम अलग से देखेंगे, और सैंड गिर रहा है उसके वजह से मोमेंटम कंजर्वेशन के वजह से थ्रस्ट। तो सैंड के गिरने की वजह से फोर्स नहीं आ रहा है, ये इस वाले फोर्स की वजह से ही केवल वेलोसिटी चेंज होगी। देखो सबको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना रहता है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाओ, चुपचाप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस एफ थ्रस्ट बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। तो फोर्स आपको दिया हुआ है, थ्रस्ट निकालना है। थ्रस्ट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, रिलेटिव स्पीड देखोगे। अब सबको पता है कि अगर कोई चलती हुई बॉडी से यहाँ पे कोई चीज को ड्रॉप करते हैं, तो जो भी चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी होगी वो कैरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी कैरी हो जाएगी ना। तो अगर चलती हुई बॉडी की वेलोसिटी कैरी हो जाएगी तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी रह जाएगी ना। कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी तो वी रिलेटिव जीरो है, तो थ्रस्ट जीरो आएगा, तो वो वाला जीरो डाल दिया ना। तो इस वजह से ये पूरा हो गया। अब अगर इसके बाद कोई डाउट है तो उस पर आप खुद से सोचो अच्छे से कि क्या हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों अच्छे से कॉपी पे लिखो, कंपेयर करो दोनों में क्या हो रहा है। फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर मेरे से डिस्कस करना। अब मुझे आगे पढ़ाने दो ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, कोई टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो गया। जब वेलोसिटी जीरो थी तब टाइम जीरो था ना, कोई टाइम टी पर वी हो गया। एफ को बाहर कर देंगे, 1/ax+b का इंटीग्रेशन ln ax+b हो जाएगा। जीरो से टी, और टी के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू इधर v आ जाएगा। तो v आ गया हमारा -f/म्यू ln m0 - μt/m0। माइनस को अंदर कर देते हैं। अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा ये टर्म कम होगा तो ये पूरा टर्म बड़ा होता जाएगा, ये पूरा टर्म बड़ा होगा तो v की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी ना। तो ये हमारा v आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो ये ऑलरेडी एक्सेलरेशन हमने लिखा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। dv/dt की वैल्यू कितनी है, इसको इधर कर दो। dv/dt मतलब एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाएगा, f/m0 - μt। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आदित्य वैक्यूम में हो या कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एक बार देखो ये सैंड गिर गया, उसके गिरने के बाद क्या होगा वो हमारा नहीं मतलब है ना, गिरे हुए सैंड का हम नहीं देख रहे हैं। जो बचा हुआ सैंड है हमें उसका देखना है, ट्रक का देखना है। तो जस्ट गिरने के बाद हमने देखा कि भाई ये हुआ, अब आगे वो क्या करेगा गिरने के बाद उससे हमें मतलब नहीं है। वैक्यूम होगा तो वो चलता रहेगा, वी से ग्रेविटी है तो नीचे गिर जाएगा।
ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गिर जाएगा आगे नीचे। नहीं श्रेयस, आपको केवल सिस्टम पे क्या क्या फोर्सेस है, ये जो सिस्टम है इस पे क्या क्या फोर्सेस है वो देखना है ना। सिस्टम से जो मास निकल गया, बाद में उसका क्या होगा उससे मतलब नहीं है। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है किसकी इक्वेशन है, ये जो मास होगा बचा हुआ जो मास है उसकी इक्वेशन है ना। जो मास चला गया उसकी इक्वेशन नहीं है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट में सपोज एक रॉकेट रॉकेट ले लिया हमने। ये ग्राउंड से स्टार्ट करता है चलना विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और यहाँ पे पीछे को गैस निकलेगी, फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल बर्न होने का जो रेट है dm/dt, वो कुछ म्यू दिया है, म्यू kg/सेकेंड। और रिलेटिव स्पीड हमें दे दी गई है, कुछ v रिलेटिव है। इसके रेस्पेक्ट में वो v रिलेटिव स्पीड से यहाँ से फ्यूल बर्न होके गैस बाहर आ रही है ना। रॉकेट का इनिशियल मास कुछ m नॉट था, m नॉट इनिशियल मास विथ फ्यूल है। तो हमें बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t। और ये मान लो कि g की वैल्यू यूनिफॉर्म है ना, अभी ज़्यादा हाइट पे रॉकेट नहीं गया है। जिस टाइम t पे हम निकाल रहे हैं उस टाइम तक g अभी दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि रॉकेट तो ज़्यादा हाइट तक भी जाता है। ज़्यादा हाइट तक जाने के बाद g की वैल्यू चेंज हो जाती है ना। तो आपको g कांस्टेंट लेकर के अभी करना है।
नहीं भावेश, यू भी तो आएगा। इनिशियल स्पीड इस बार यू लेके चलना है ना। यू हो सकता है जीरो हो, जो भी होगा वो लेंगे, यू के टर्म में निकाल रहे हैं ना। फॉर्मूला बना रहे हैं ताकि आगे जब जरूरत पड़े तो डायरेक्ट यूज करें। सॉल्व करूं? सरायु सही किया है, थोड़ा साइन का ध्यान रख। थोड़ा साइन वगैरह तूने सही से नहीं लिया है। u माइनस जी टी प्लस वी रिलेटिव, जीटी वाला टर्म बस माइनस कर दे, बाकी सब सही है तेरा। एक्सटर्नल फोर्स सलोनी, यहाँ वेट रहेगा ना। यहाँ वाई डायरेक्शन में चल रहा है ना, वाई डायरेक्शन में है तो वहां पर वेट का भी लेना पड़ेगा ना। पहले तो mg नॉर्मल से बैलेंस होता था, बट ये हवा में जा रहा है ना तो वेट का इफेक्ट रहेगा। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। नहीं भावेश, वो सरायु ने जो किया था वो सही था, उसमें बस जीटी वाला टर्म माइनस होगा, बाकी सब सही है। मान लो कोई टाइम पे रॉकेट हवा में कुछ हाइट पे आ गया है और उसकी वेलोसिटी v हो रखी है ना, और इससे इसके रिस्पेक्ट में जो फ्यूल बर्न होके निकल रहा है वो हमें दिया है v रिलेटिव है ना। ये ऑलरेडी हमें रिलेटिव स्पीड ही दी है ना, तो हम डायरेक्ट यही यूज करेंगे। इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे? नीचे को mg लग रहा होगा, ऊपर को थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा ना। नहीं, जब ये नीचे को जाएगा तो मास कम हो रहा है ना, मास कम हो रहा है सिस्टम का, तो जिधर v रिलेटिव होगा उसके अपोजिट में थ्रस्ट फोर्स लेना है। और कोई टाइम टी पे जो सिस्टम का मास बचा है वो स्मॉल एम, वो सॉरी एम बचा है ना। एम नॉट इनिशियल मास था, बट अब मास कितना बचा है, कुछ एम बचा हुआ है। तो हम अब इस वाली इक्वेशन में यूज करेंगे एफ थ्रस्ट
एफ एक्सटर्नल प्लस एफ थ्रस्ट बराबर एम इंटू ए। तो एफ एक्सटर्नल और दो फोर्स हैं, तो हमें अब इनको साइन के साथ लिखना है। तो कोई ऊपर वाले को मान लो प्लस ले लेते हैं, नीचे वाले को माइनस। तो एफ थ्रस्ट को हम प्लस में लिखेंगे, वो ऊपर को है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी हमें ये दिया हुआ है ना, म्यू इंटू वी रिलेटिव ना। ये फोर्स ऊपर को लग रहा होगा और उसका वेट नीचे को लग रहा होगा। सॉरी, पहले एक्सटर्नल लिखना था ना, एक मिनट। पहले एक्सटर्नल लिखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एम जी नीचे को, और एफ थ्रस्ट ऊपर को है म्यू इंटू वी रिलेटिव, ये बराबर एम इंटू ए। ठीक है, क्लियर है सबको। ना अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे m ध्यान रखना, कोई टाइम t का मास है ना, m को हम लिखेंगे m नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी। डी टी को इधर ले आएंगे, अभी ये m मतलब कोई टाइम t का मास, तो वो लिख दिया। इससे डिवाइड कर देते हैं ना, क्योंकि टाइम वाला सब टर्म उधर चला गया है, तो इसमें भी टाइम का टर्म है, तो इसको इधर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस, डिवाइड करेंगे तो यहाँ जी डी टी प्लस म्यू इंटू वी रिलेटिव अपॉन में एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू डी टी इक्वल टू डी वी ना। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो इंटीग्रेशन दोनों में u प्लस वी का इंटीग्रेशन, u का और v का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लिमिट रखो, जब टाइम जीरो था, यहाँ देखो dt है तो यहाँ टाइम की लिमिट होगी ना। यहाँ जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी u, और कोई टाइम t पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इक्वेशन में क्या क्या हुआ है, m की वैल्यू क्लियर है ना, इनिशियल मास m नॉट था, तो कोई टाइम t पे मास कितना हो जाएगा, m नॉट माइनस म्यू टी। हाँ, यहाँ पे आपको ये दे दिया है ना, v रिलेटिव की एक कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है ना, कि इतने से निकल रहा है। मान लो दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, कोई एक वैल्यू दे दी है। म्यू भी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये दोनों टर्म तो दिए हैं ना, कुछ वैल्यू दी है इनकी, तो ये तो एक कांस्टेंट टर्म बनेगा। सिद्धेश, नेट बार बार आता जाता रहेगा, जो भी छूटेगा देख लिया कर बाद में रिकॉर्डिंग। यहाँ पे बस मैंने वैल्यू डाली है, एफ थ्रस्ट प्लस एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम, इनमें सब में वैल्यू डाली हुई है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये माइनस जी बाहर आ जाएगा, इधर टी बच जाएगा, इधर म्यू इंटू वी रिलेटिव बाहर आ जाएगा ना, ये कांस्टेंट टर्म है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे। श्रेयस, ये क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया है कि रॉकेट से जो गैस बर्न होके निकल रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू इतनी है, ये क्वेश्चन में दे दिया है। तो आपको अब चेंज नहीं करना है ना, क्वेश्चन में बोला है कि एक कांस्टेंट रेट से वो बाहर आ रहा है इतनी वेलोसिटी से। ठीक है श्रेयस। ये दोनों टर्म कांस्टेंट है ना, ये गिवन है प्रॉब्लम में।
तो इससे अब u इधर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू u माइनस जी टी ना। देख लो u माइनस जी टी, वो अंडर ग्रेविटी ये टर्म तो बनता ही था, बस अब ये वाला टर्म और एक आ गया है। यहाँ पे माइनस है ना, तो लिमिट रखने के बाद माइ उसको रिवर्स कर दे रहा हूं ना, तो ये हो जाएगा एल एन। माइनस इसलिए माइनस हटा के मैं पहले लोअर लिमिट रख दे रहा हूँ, फिर अपर लिमिट, एक ही चीज आएगी ना। आप चाहे तो अलग अलग कर लेना। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि आपको u दे दिया जाएगा, t दे दिया जाएगा, म्यू दे दिया जाएगा, v रिलेटिव दे दिया जाएगा, v पूछा जाता है। नोट करो सभी। अब एक इस पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 33 अभी आपको करना है ना, ये नोट बाद में कर लेना, अभी नंबर डाल के अभी ट्राई कर लो ना। इलुस्ट्रेशन नंबर 33 अभी आपको करना है। ये पेज नंबर 8.23 पर प्रॉब्लम है, 22 पर। मैं प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ, जिनके पास नहीं है वो देख लेंगे। और रॉकेट विथ इनिशियल मास 1000 kg, कोई रॉकेट लिया गया है जिसका हमें इनिशियल मास दिया हुआ है 1000 kg, is launched vertically upward from rest under gravity. The rocket burns fuel at a rate of 10 kg per second ना। रॉकेट से जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो पर सेकेंड किस रेट से बर्न हो रहा है? 10 kg पर सेकेंड। जो अभी तक हम म्यू लिखते थे, म्यू की वैल्यू कितनी है? 10 kg पर सेकेंड। ये बर्न हो रहा है, ये डीएम निगेटिव हो रहा होगा ना लगातार। इधर हमने प्लस लिखा है तो इसको मॉड लगा देते हैं ना। पर सेकेंड जो चेंज होने का रेट है वो 10 है। बर्न मैटर इज इजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड 2000 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू रॉकेट। अब देख लो क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया ना कि रॉकेट से जो निकलेगी गैस वो इसी स्पीड से निकलेगी, वो दे दिया आपको। वी रिलेटिव की वैल्यू आपको दे दी है 2000 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू रॉकेट। ऑलरेडी ये रिलेटिव है ना। इफ बर्निंग स्टॉप्स आफ्टर 1 मिनट ना, टोटल यहाँ कितनी देर तक के लिए बर्निंग हुआ? 1 मिनट के लिए, 60 सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट की हमें वेलोसिटी बतानी है। आपको ये टर्म याद रखना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला जो टर्म रहेगा, u माइनस जी टी। हाँ राज, यही तो मैं समझा रहा था कि आपको ये वाला टर्म याद रखना है, इस पे डायरेक्ट प्रॉब्लम आएंगे ना। पूरा ये डिराइव नहीं करने लग जाना है। v इक्वल टू यू माइनस जी टी तो हम लगाते ही हैं, जब कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो v निकालने के लिए ये तो लगाते ही हैं। g निगेटिव होता है इसलिए u प्लस ए टी में a माइनस जी लिख देते हैं। बस ये टर्म और ऐड हो गया है। और ये ध्यान रखना कि ये जो लॉग है ये लॉग बेस ई है ना, एल एन था वहां पर।
अभी हमने बेस चेंज नहीं किया। इंटीग्रेशन में हमेशा जो लॉग आता है वो ln आता है, मतलब लॉग बेस ई। बेस 10 वगैरह चेंज करने के लिए हमें 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेस चेंज करना पता है ना सबको? लॉग आप पढ़ चुके हो मैथ में अभी? नहीं पता? अच्छा, देखो सबको ये पता। अब नोट कर लो, अगर लॉग लिखा है, जैसे लिखा है लॉग एक्स बेस ई, और आपको इसको चेंज करना है लॉग एक्स बेस 10, तो इस पूरे वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 ना। ये आप याद कर लो ना। आपको जैसे लॉग में वैल्यूज गिवन होती हैं, वो सब लॉग बेस 10 की वैल्यूज गिवन होंगी। कई बार लॉग ई का भी दे देते हैं, बट 10 का भी अगर दिया है तो हम ये पहले चेंज कर लेंगे, फिर ये वैल्यू डाल देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू डालो, v इक्वल टू, ये ये देखो जो चेंजिंग का फैक्टर है वो मैंने लिखा हुआ है। बाकी x की जो वैल्यू होगी वो डालोगे तो इसका टर्म मिलेगा। अगर x की वैल्यू 10 है तो log x 10 बेस 10, ये 1 हो जाएगा। अगर ये 100 है x। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू डालो सबकी। u की वैल्यू 0 है ना, बोला गया रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना। g की वैल्यू 10 ले लेंगे। कितनी देर तक बर्न हुआ? 1 मिनट तक, तो t की वैल्यू 60 सेकेंड, प्लस v रिलेटिव। यहाँ पे v रिलेटिव का केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, इसमें सब में केवल मैग्नीट्यूड डालना है ना। हर जगह हमने डेरिवेशन के टाइम में साइन ले लिया है। लॉग एम नॉट, इनिशियल मास था 1000, और बाद में मास कितना बचा है? अगर हर सेकेंड 10 kg बर्न हो रहा है तो 60 सेकेंड में कितना बर्न हो गया? 600 kg बर्न हो जाएगा ना। तो बचेगा कितना यहाँ पे? 600 बर्न हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600, ये टोटल टर्म कितना बचेगा? 400। तो ये कितना आ जाएगा अब? -600 प्लस 200। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है ये सब लॉग बेस ई है ना। इनको बेस 10 अगर चेंज करना है तो आपको 2.303 चेंज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये पूरा लॉग, अभी यहाँ पे बेस ही लिख देता हूँ ना। अब अगर लॉग लिखा है और बेस नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है लॉग बेस 10 ना। अगर लॉग हमने लिखा है और बेस नहीं मेंशन है तो होता है बेस 10। अगर ln लिखा है और बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है वो लॉग बेस ई है। हाँ, यहाँ 2000 है ना। अब इसको हम क्या लिख लेंगे? लॉग 10,000 और लॉग 400। ये तो पहले ये कट कर देते ना। तो log 10 माइनस log 4। अब देखो log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1। और log 4 को लिख सकते हो 2 log 2 ना। 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, फिर 2 आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू पता है? log 2 बेस 10 की वैल्यू, हाँ, 0.301। ये जिनको नहीं भी पता है वो याद कर लो ना। हालांकि ये सब वैल्यू प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो दिया जाता है, फिर भी दो, log 2 log 3, ये सब वैल्यू याद रखो। log 10। हाँ, तो अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, -600 प्लस 2000, 2.303 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.3, 0.3 ले लेता हूँ ना। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो वो करीब आ जा रहा है
232.6 मीटर पर सेकेंड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। हाँ, ये केवल रॉकेट वाले के लिए वैलिड है भाई, ये रॉकेट में याद रखना है। बाकी कुछ आएगा तो आपको सॉल्व करना है। यू नॉट माइनस जी टी में यू की वैल्यू जीरो दी है, जी की वैल्यू यहाँ पे रखी है ना, ये जी है ये टी है। यू दिया है क्वेश्चन में ना, बोला गया है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेना है। अबे भावेश, रॉकेट वाले प्रॉब्लम के लिए तो याद कर ले भाई, रॉकेट वाला अक्सर पूछा जाता है इसलिए याद करा रहा हूँ। जो बोलूं मैं याद कर लो, ये वो याद करना है ना। वो आपको नहीं पता है अभी, मुझे पता है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप याद कर लो, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी उससे। अबे आयुष, ये इसमें समझाना नहीं है बेटा, ये आपको याद रखना है कि अगर log x है बेस ई, और आप उसको बेस 10 चेंज कर रहे हो तो वहां पे ये फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये सब log डिफाइन किए गए ना, तो उस हिसाब से होता है। अगर आपको बेस चेंज करना सीखना है तो ये सब यार, वीजीएम सर को भी थोड़ा तुम लोग को परेशान करना चाहिए इसके लिए। देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे log x अपॉन में log e ना। बेस का मतलब होता है आप उसको ऐसे नीचे ले सकते हो, और दोनों को सेम बेस से ऐसे रिप्लेस कर सकते हो ना। अब ये कितना हो जाएगा, log 10 इंटू एक्स ना, और ये अपना आ जाएगा log e बेस 10 ना। अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है, ये वैल्यू जो होती है इसकी वैल्यू ही होती है 2.303 ना। आपको इतना नहीं समझना है, आपको ये याद कर लेना है ना ये, क्योंकि बस आपको लॉग वाली चीजें जो भी होंगी वैल्यू डालना बस आना चाहिए, उसमें आपको समझने का ज्यादा नहीं है। वो कैलकुलेशन टाइप है, वो यूज करो। अबे अमन, कब तक लिखोगे लास्ट स्लाइड? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सबको, नहीं तो वेट कराओगे। अब वेरिएबल मास पे अब एक चेन वाला प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। एक क्लास सम और करा देता हूँ इस पे, चेन वाला। हाँ, अभी तो अपने मॉड्यूल में सम्स बहुत है ना, आपको अब कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए रिवाइज किया कि सम्स बहुत ज्यादा है इसमें अब। हाँ, अभी तो आप कुछ और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
मॉड्यूल में हर टाइप के क्वेश्चन है, इजी भी है, टफ भी है, सब कुछ कवर हो जा रहा है। चलो अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने एक चेन ली, और इसको एक टेबल के ऊपर ऐसे अभी हमने होल्ड कर किया हुआ है ना, पकड़ रखा है। यहाँ पे चेन का मास m है, लेंथ l है। अब इसको रेस्ट से छोड़ दे रहे हैं ना, ये लास्ट लिंक टेबल पे टच कर रही है, इसको रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो अब ये चेन गिरना शुरू होगी। आपको ये मानना है, ये गिवन है कि चेन जो टेबल पे जब जाएगी तो टकराते ही तुरंत वो रेस्ट पे आ जा रही है ना। ये गिवन है कि चेन टेबल से टकराने के बाद तुरंत रेस्ट पे आ जा रही है। तो जब चेन का L/2 लेंथ हवा में रहा होगा, L/2 लेंथ गिर चुका है और L/2 लेंथ हवा में है, तो बाकी चेन ऐसे गिर गिर के एक्यूमुलेट हो गई है ना। तो उस टाइम पे हमें बताना है कि टेबल से कितना नॉर्मल आ रहा होगा ना, हमें इस टाइम का नॉर्मल बताना है, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम टेबल। क्वेश्चन क्या है? अ चेन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन अ टेबल if links of chain link of chain comes to rest instantly after collision, then find normal force from table when L/2 length of chain is in air। ट्राई करो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस वाले पार्ट को सिस्टम पकड़ें,
अच्छा कर लो अभी ट्राई। मस्त है। हाँ वही मेन, आपको उसका पहले मैं फॉर्मूला समझाऊंगा, यहाँ एप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ वही है, उसकी वैल्यू डालना बस सीखना है। वो तो हमेशा रहेगा VR × DM/dt। नहीं आदित्य, चलो अब देखो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। मान लो कोई टाइम पर टेबल, ये चेन जब गिर रही थी, तो इसकी एक्स लेंथ हवा में, सॉरी एक्स लेंथ गिर चुकी है और L - x लेंथ अभी हवा में है। यहां से कुछ अभी एक्स लेंथ नीचे आ चुका है चेन। अगर एक लिंक एक्स गया है तो मतलब हर एक लिंक एक्स नीचे गया हुआ है ना। तो यहाँ पे नीचे कितना गिर चुका है अभी? सरायु जब L/2 लेंथ हवा में रहेगा तब का निकालना है ना। ना एक्स लेंथ अगर यहाँ पर है तो एक्स लेंथ यहाँ से नीचे गिर चुका होगा ना, और L - x लेंथ अब हवा में है ना। चेन की हवा में लेंथ कितनी बची हुई है? L - x, तो मतलब चेन की एक्स लेंथ गिर चुकी है ना। जो यहां से यहां आया मतलब उतनी लेंथ नीचे भी चली गई ना, वो गिर चुका है ना। अब जैसे जैसे चेन गिरती जा रही है उसमें स्पीड आती जा रही होगी ना। तो कोई टाइम पे मान लो V स्पीड आ चुकी है, तो उस इंस्टेंट पे अगर मैं इसको देखूं, नीचे वाले पार्ट को देखूं, तो नीचे वाले पार्ट पे जो भी मास आ चुका है उस मास में और मास आकर के क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है ना। ना हमें देखो यहाँ टेबल पे नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई इतने पार्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इतने पार्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो इतने पार्ट का वेट नॉर्मल और प्लस ऊपर से थ्रस्ट फोर्स। इस पार्ट का मास बढ़ रहा है कम हो रहा है? यहाँ पे ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम का मास लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अगर सिस्टम का मास बढ़ेगा और यहाँ पे जो ऊपर से मास आकर के ऐड हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी किधर है यहाँ पर?
ये जो लिंक्स आके ऐड हो रहे हैं वो नीचे को है ना, तो फोर्स भी इधर, थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा, जिधर को रिलेटिव स्पीड होती है उधर कोई थ्रस्ट फोर्स लगता है ना, जब मास बढ़ता है। तो यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे को होगा ना समझ आ रहा है, जो भी इतना मास कुछ आकर के टेबल पे गिर गया है, प्लस ऊपर से मास आ करके ऐड होता जा रहा है, वो जो मास आ रहा है वो v स्पीड से आ रहा है, और ये रेस्ट पर है, जो नीचे गिर गया वो रेस्ट पर है ना, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी यहाँ पर, v होगी ना, जिस जो भी स्पीड अभी चेंज की है वही रिलेटिव स्पीड होगी ना, क्योंकि ये रेस्ट पे और वो ऊपर से आ रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो मैंने अलग से देख लिया ना, dm/dt इंटू वी रिलेटिव, dm/dt, मान लो एक dt टाइम तक के लिए आप मान सकते हो v की वैल्यू कांस्टेंट है ना, v लगातार बढ़ रहा होगा ना, ऊपर से गिरने में सब फ्री फॉल कर रहे हैं ना, अंडर ग्रेविटी गिर रहे हैं सब, तो v लगातार बढ़ते जा रहा है, तो एक छोटे से dt टाइम के लिए आप मान सकते हो v की वैल्यू कांस्टेंट है, और एक dt टाइम में कितना इसकी लेंथ इधर आ जाएगी, अगर v स्पीड से चल रहा है तो v dt लेंथ इसकी चेन की अंदर आ जाएगी ना, यहाँ पे अगर वो v स्पीड से आ रहा है तो dt टाइम में v dt लेंथ आके ऐड हो जाएगी, v dt लेंथ अगर आके ऐड होगी तो मास कितना आके ऐड हो जाएगा, इतनी लेंथ का मास निकालना है, पूरी l लेंथ का मास है मैं, तो इतनी लेंथ का मास कितना आएगा m/l ना। हाँ, यूनिटरी मेथड से हम ऐसे निकाल लेंगे, तो इतना मास आके ऐड हो रहा है, dt को इधर कर दो, इसका मतलब dm/dt की वैल्यू कितनी बोलोगे ना, dt इधर कर दिए, v इंटू लैमडा, इसको लैमडा लिख देते हैं ना, m/l को कुछ अभी लैमडा लिख देते हैं, मास पर यूनिट लेंथ ना, तो ये dm/dt की वैल्यू हो गई, और v रिलेटिव की वैल्यू हमें पता है v है, तो थ्रस्ट फोर्स अभी कितना आ जाएगा, लैमडा v इंटू वी, मतलब लैमडा v स्क्वायर। तो चेन के लिए ये आपको याद रखना है ना, बार बार इतना डिराइव नहीं करेंगे ना, कि अगर कभी भी चेन वाला प्रॉब्लम आएगा और वहां पे थ्रस्ट निकालना है तो लैम्डा वी स्क्वायर वहां पे चेन के वजह से थ्रस्ट लगेगा, जहां वी जिस इंस्टेंट पे देख रहे हैं उस इंस्टेंट पे चेन की स्पीड है। ठीक है, समझो, लैम्डा वी स्क्वायर आपको चेन के लिए फॉर्मूला याद रखना है। यहां तक नोट कर लो, अगले पेज पे बाकी समझाता हूँ। हाँ श्रेयस, 3 mg/2 आएगा। अब देखो नेक्स्ट आता है कि एक्स लेंथ गिरने के बाद चेन की स्पीड कितनी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आप ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है और दोनों को मैंने अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया, तो इनकी एक्स लेंथ गिरने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के दोनों को छोड़ दूं, तो दोनों अंडर ग्रेविटी गिरेंगे ना,
इनका आपस में कोई इंटरेक्शन हो पाएगा? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के मैं अगर दोनों को छोड़ दूं तो सब फ्री फॉल करेंगे ना, ये भी जी से नीचे आएगा, ये भी जी से नीचे आएगा, तो इनके बीच में आपस में कोई अभी फोर्स नहीं लगेगा ना, सब फ्री फॉल कर रहे हैं। तो ऐसे मैं 2 ब्लॉक लूं या 10 ब्लॉक लूं, सबको छोड़ दूं, जो ब्लॉक नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा वो रुक जाएगा, लेकिन जो हवा में है वो तो सब क्या है, अंडर ग्रेविटी गिर रहे हैं ना। तो एक्स डिस्टेंस गिरने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gx ना। हमें पता है ना कि कोई भी चीज जब फ्री फॉल करती है रेस्ट से तो h हाइट गिरने के बाद स्पीड कितनी हो जाती है, √2gh। तो हमें x लेंथ गिरने के बाद की स्पीड पता है ना। अब यही चीज हम लोग अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। हमारी ये x की वैल्यू कितनी लेंगे, L/2। L/2 का बाद का हमें फोर्स बताना है ना, जब L/2 गिर चुका है। तो अब अगर हम लोग इतने पार्ट का FBD बनाए, जो पार्ट टेबल पे आ चुका है, तो इस पार्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, ये टेबल पे रेस्ट पे है ना, इस पे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। नीचे को इसका वेट लग रहा होगा ना, नीचे को इसका वेट लग रहा होगा। वेट कितना है, आधी चेन अभी टेबल पे आई है ना, आधी हवा में है ना अभी, तो उसका वेट प्लस ऊपर से थ्रस्ट फोर्स आके लग रहा है, लिंक्स आके ऐड हो रहे हैं, तो ऊपर से एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। और इन सबको कौन बैलेंस कर रहा है ना, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है ना, टेबल से जो नॉर्मल आ रहा होगा। तो अगर हमें नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, m/2g प्लस एफ थ्रस्ट। एफ थ्रस्ट की वैल्यू अभी कितनी आएगी यहाँ पर, λv²। लैम्डा मतलब m/l, और v कितना है, √2gh। h कितना है, L/2। तो ये 2 कट जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो L कट जाएगा, mg आ जाएगा। तो यहाँ पे ये mg डाल देंगे, तो mg प्लस mg/2, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 3mg/2 ना। नोट कर लो इसको। अब यहां से हम बोल सकते हैं n की वैल्यू आ जाएगी 3/2 mg। सबको अच्छे से समझ आया ना। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि चेन वाले केस में थ्रस्ट फोर्स λv² लगेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा इजी रहेगा ना, बस v निकालना है और वैल्यू डालना है। हाँ श्रेयस बताओ। अनम्यूट कर लो। सर आपने जो वहाँ पे 2 ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे, वो जो एग्जांपल दिया ना, हाँ हाँ हाँ, तो वैसा एक एग्जांपल मैंने एक्सपेरिमेंट देखा था कि उसमें बॉल्स जो थे वो एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करके रखे थे। हाँ हाँ। फिर वो ड्रॉप किया, हम्म वो स्टैक, और फिर जो पहला बॉल था वो एक हाइट पे गया, जो दूसरा बॉल था हम्म उसके डबल हाइट पे गया, और तीसरा वो उसके। देखो, वो अलग चीज है। वो तुम क्या बात करो कि वो टकरा के ग्राउंड से फिर क्या होगा, ऊपर कितने हाइट तक जाएंगे, हाँ वो कोलिजन वाला इफेक्ट हुआ ना, वो अभी हमें नहीं देखना, अभी हमें बस नीचे गिरने का देखना है ना। हाँ सर। नहीं सर, बट उसमें मतलब वो एक्सप्लेनेशन कैसा हुआ कि एक यार वो डबल तू हाइट पे अपना, गया। ये तेरा पर्सनल क्वेश्चन है ना, इसमें सबका क्यों टाइम वेस्ट करा रहा है, मुझे उस, तू व्हाट्सएप पे डाल दे, उस पे देखता हूँ। हाँ सर ठीक है। वॉइस मैसेज डाल देना ऐसे करके। हाँ सर। ठीक है, बाकी सबको क्लियर है, ये जो समझाया इसमें कोई डाउट नहीं है ना।
तो अब देखो हमारा ये सेंटर ऑफ मास नहीं कल्पेश, ये एफबीडी केवल जितना पार्ट ये टेबल पे है इतने पार्ट की एफबीडी है ना, इस पार्ट की। जब हमें जब L/2 लेंथ हवा में है तब का हमें नॉर्मल फोर्स चाहिए था, तो हमने ये L/2 लेंथ जो टेबल पे है उसका एफबीडी बनाया है ना, इतने पार्ट का ये एफबीडी बना हुआ है। तो अब ये हमारा सेंटर ऑफ मास चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस पे एक प्रॉब्लम मैं और कराऊंगा अभी इम्पल्स से रिलेटेड। अभी 15 मिनट है अपने पास, तो एक प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे इम्पल्स पे बेस्ड। ये नोट हो गया, अगले पेज पे चले। वेरिएबल मास सिस्टम में बस इतना ही कर रहे हैं ना, बाकी आगे भी जरूरत पड़ती रहेगी वेरिएबल मास सिस्टम की, तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हम अप्लाई करते रहेंगे। अब ये प्रॉब्लम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे बेस्ड है। कहीं पे भी लग जाता है भावेश, जरूरत के हिसाब से। मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स में लगेगा। फ्लूइड में क्या होगा, कंटेनर में लिक्विड भरा रहेगा और कंटेनर में होल वगैरह हो जाएगा तो फ्लूइड गिरेगा उससे, तो वहां जरूरत पड़ती है इसकी। नहीं नहीं, सोच लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जैसे फ्लूइड वाला आएगा, आराम से सोच लोगे, फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो कंटेनर का मास चेंज हो रहा है। ये देखो हम लोग एक स्मूथ टेबल का टॉप व्यू देख रहे हैं ना। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कुछ 5L है, और शुरू में इनके बीच की डिस्टेंस दोनों के बीच की कुछ 3L है ना। स्ट्रिंग अभी स्लैक हो रखी है और हमने इसको इधर को U स्पीड दे दी। तो हमें बताना है जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे दोनों ब्लॉक रखे हैं, टॉप व्यू का डायग्राम है। फिर हमने एक ब्लॉक को U वेलोसिटी दी, इनको जो मिलाने वाली लाइन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी दोनों की स्पीड बतानी है। नहीं नहीं, फिक्स नहीं है, दोनों ब्लॉक फ्री टू मूव है। फिक्स कर दिया ब्लॉक को तो क्या फायदा हुआ ब्लॉक देने का। हाँ, दूसरा वाला भी फिक्स कर दिया तो फिर मास लगाने का क्या फायदा हुआ। सब फ्री टू मूव है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है। देखो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सरसाइज 1 तो लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है, इंटेक्स भी सारे डिस्कस हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1 में केवल हम लोग का वेरिएबल मास वाला डिस्कस करने को बचा हुआ है, 2 ही क्वेश्चन है उसमें।
तो वो आप ट्राई कर लेना, अगर डाउट होगा तो मंडे को डिस्कस कर दूंगा, और मंडे से फिर रोटेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और सेंटर ऑफ मास का 2 और 3 आप आराम से सॉल्व करो, और जो भी डाउट हो मुझे पूछो, मैं अलग से बता दूंगा ना, जूम पे अलग से सेशन लगा के बता दूंगा। हाँ, कल आएगा वेरिएबल मास ना, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है ना, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। मेनली जितने टाइप के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने कर ही लिए हैं, अब कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। क्या हो गया कल्पेश, क्यों नीला पीला हो रहा है? सॉल्व किया जाए। अरे चैट तो मैं मोबाइल पे देखता हूँ ना, मैं लैपटॉप पे केवल लिखता हूँ, उसमें स्क्रीन का एक्चुअली कुछ पार्ट ब्लॉक हो जाता है चैट के चक्कर में, इसलिए चैट वो लैपटॉप पे करता ही नहीं हूँ। एंगुलर स्पीड आएगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है अभी ऐसा, हमें तो स्पीड चाहिए, एंगुलर स्पीड आने तो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने इसको स्पीड दी, रुकूं अभी, कर लो 2 मिनट और, रुका हूँ, कर लो ट्राई। सर आयु सही लग रहा है। तो देखो क्या होगा, जब हम इसको स्पीड देंगे, तो जब तक ये स्लैक है तब तक तो ये यू स्पीड से चलता रहेगा ना, और जैसे ही ये कहीं मान लो यहाँ पहुंचा और ये लेंथ 5L हुई ना, मतलब स्ट्रिंग की जब टोटल लेंथ जितनी थी उसके बराबर हो गई, तो अगले इंस्टेंट पे जैसे ही आगे बढ़ेगा स्ट्रिंग से झटका लगेगा ना, समझो सभी। यहाँ पर ये ऐसे चलता जाएगा, मान लो कहीं यहाँ पहुंचा, तो उस इंस्टेंट पर अगर ये लेंथ हो गई 5L, तो स्ट्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ गई टोटल ना। अब अगर ये आगे को गया यू स्पीड से, तो तुरंत झटका लगेगा, तो झटका लगेगा तो वो कौन से डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करेगा? इम्पल्स तो इस डायरेक्शन में लगा है ना, टेंशन इधर को है ना, तो इसमें इधर को इम्पल्स लगेगा और इस पे इधर को इम्पल्स लगेगा। तो आप क्या करोगे, आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लोगे इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना। ये 5L है, ये 3L है, तो ये एंगल कुछ मान लो थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 3L/5L, मतलब थीटा 37 है ना, ये एंगल भी थीटा आएगा, तो u का इधर कंपोनेंट हो गया, u का इधर कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और इधर आ जाएगा u sin थीटा।
तो इम्पल्स लगने की वजह से क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा ना, u cos थीटा वाला, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा u sin थीटा पे। समझो बच्चों क्या बोल रहा हूं, आपको बस सोचना है कि ये इधर को u cos थीटा से जा रहा था और इधर को इम्पल्स लगा तो ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा ना। तो अब आपको ये वाला कंपोनेंट निकालना है कितना होगा, और स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा ना। आफ्टर इम्पल्स मान लो इसकी स्पीड इधर को v हो गई तो इसकी भी स्पीड इधर को v हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। भावेश इम्पल्स का भी कंपोनेंट ले सकते हैं बट वो थोड़ा लेंदी होगा ना। ऐसे ही हम लोग कर लेंगे, स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करा देंगे ना, इस डायरेक्शन में। या फिर आप इसके लिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ इस डायरेक्शन में और इसके लिए लगाओ। हाँ, कैलकुलेशन में थोड़ा उसमें लेंदी जाएगा। तो अब देखो, ये वाला पार्ट पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, इसको अलग रखो ना, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग इधर मोमेंटम अब कितना है, हम स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। शुरू में कितना था, m इंटू यू कॉस थीटा, अब कितना है m इंटू वी, और अगर ये v से जा रहा है तो ये भी v से ही आएगा ना, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी ना, प्लस m इंटू वी। तो v की वैल्यू आ गई u कॉस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 37 डिग्री ना, साइन थीटा निकालोगे तो 3/5 आएगी ना, ये डिस्टेंस 3 है और ये 5 है, तो यहां रख दोगे u/2 cos 37 मतलब 4/5, तो v की वैल्यू आई 2u/5 ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो बी की तो केवल v स्पीड होगी, लेकिन ए में ये दो वेलोसिटी है ना, u sin थीटा और v। बी के लिए तो आप क्या बोलोगे, हाँ बस वही वाला लिया है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट, वही वाला केस है। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2u/5, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए में आप देखोगे तो दो वेलोसिटी है ना, एक इधर को v और एक इधर को u sin थीटा। u sin थीटा मतलब साइन 37, 3u/5, और ये कितना आया 2u/5, और ये 90 डिग्री पे है ना, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट 90 पे है ना, इधर को हमने रिजॉल्व किया तो इधर को, तो ये परपेंडिकुलर में दो कंपोनेंट है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा ना, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस √13/5u। अरे सर आयु, मैंने बोला तो कि अपना ये वेरिएबल मास सिस्टम खत्म हो गया है, अब हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे। ये वेरिएबल का था ही नहीं ना, यहाँ कहाँ मास चेंज हो रहा है, ये तो इम्पल्स मोमेंटम में उस टाइम नहीं कराया था, तो अभी करा रहा हूँ। ओके ओके। ए में देखो पहले आपने u को इधर रिजॉल्व किया, इधर रिजॉल्व किया, ये वाला आपने नया कंपोनेंट निकाल लिया v, ये वाला अब भी वैसे ही है u sin थीटा। तो जब ए का नेट निकालोगे तो ये वाली नई वेलोसिटी और ये इन दोनों का नेट लेना पड़ेगा ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना, ये तो वैसे ही है ना। तो दो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का नेट कैसे लोगे, √a² प्लस b² ना, कॉस थीटा वाला टर्म 90 है, वो 0 हो जाएगा। ए में ये वाला पार्ट भी था ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, बी में तो केवल यही पार्ट था।
ठीक है, नोट कर लो। हाँ, इसमें भी ना मैंने बोला था ना, स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम में स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व करके अपना थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। नहीं तो हमें इसकी अलग इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में, इसकी अलग लिखनी पड़ेगी, और दोनों ऐड करना पड़ेगा। अबे कल्पेश, सिद्धेश से सीखो कुछ। तुम भी बाबा रामदेव वाला च्यवनप्राश से स्टार्ट करो। देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, अपोजिट साइड 3l अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5l। तो थीटा इससे कितना आया, साइन थीटा इज 3/5, तो थीटा इज 37। हाँ वेरी गुड सिद्धेश, सिद्धेश ने तो अब मचा दिया है। अब इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट आपको घर से ट्राई करके आना है। हाँ कल्पेश, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था केवल जय करने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट भी करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट आपको बताना है कि स्ट्रिंग जैसे ही टाइट होगी तो स्ट्रिंग में नया टेंशन कितना आ जाएगा वो बताना है। टाइट होने के अगले इंस्टेंट पे ही स्ट्रिंग का टेंशन बताना है। बाकी अब सारा मॉड्यूल कर डालो सेंटर ऑफ मास का, और जो भी डाउट्स रहेंगे वो अलग से डाउट सेशन टाइम ले लेना और पूछ लेना। ना नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल मास में अगर कुछ डाउट रहा एक्सरसाइज 1 में तो वो बताऊंगा। और इम्पल्स इज नॉट टेंशन, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, मतलब टेंशन इनटू dt का इंटीग्रेशन। भावेश, टेंशन तो फोर्स है ना, इम्पल्स मतलब फोर्स इनटू टाइम। हमें जस्ट आफ्टर ट्राई कर लो, अगली क्लास में देखता हूँ ना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या अगली क्लास में ही देख लूंगा फिर तो। ठीक है बच्चों, फिर यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं। बाय एवरीवन।